सोचो ज़रा, एक ज़माना था जब हमारे पेरेंट्स सिर्फ एक चीज़ बोलते थे, बेटा नौकरी पक्की कर लो। एक सरकारी जॉब, एक फिक्स्ड सैलरी और बस लाइफ सेट। लेकिन क्या आज भी वही नैरेटिव वैलिड है, या फिर इंडिया ने अपनी कहानी को एक नए डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दिया है? आज हम एक ऐसे ही सफ़र की शुरुआत करेंगे जहां भारत, जो कभी सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर माना जाता था, वो इनोवेशन एक्सपोर्टर बन रहा है। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज इंडिया ऑफिशियली दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। सोचो, एक देश जहां जॉब मिलना सक्सेस माना जाता था, आज वही देश जॉब क्रिएट करने का पावर हाउस बन चुका है। ये सिर्फ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये एक माइंडसेट का इवोल्यूशन है। और इसी इवोल्यूशन का एपिसेंटर कौन है? हम, आप, इंडिया का यूथ। बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज आजकल बस कर रही हैं। और यहाँ कोई ना कोई एक फाउंडर अपनी कहानी लिख रहा होता है, किसी गैराज में, या किसी कैफे के कोने में, या किसी कोवर्किंग स्पेस में, जहाँ सपने और रियलिटी के बीच का डिफरेंस पता करना मुश्किल हो जाता है। और ये इवोल्यूशन सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं है। आज रांची, इंदौर, भुवनेश्वर और सूरत जैसी सिटीज़ भी बोल रही हैं, हमें भी अपना हिस्सा चाहिए इस नए भारत में। ये जो 100+ यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, इनका मतलब सिर्फ वैल्यूएशन नहीं है। ये प्रूफ है कि हम लोकल प्रॉब्लम्स को समझ के उनका सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं और दुनिया से ताली भी बजवा सकते हैं। जैसे फिनटेक में फ़ोन पे ने डिजिटल पेमेंट्स को हर चाय वाले तक पहुंचा दिया, और जैसे एडटेक में अनअकैडमी ने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया। और रिजल्ट, हेल्थ टेक, ई कॉमर्स, सेस और अलग अलग सेक्टर्स यहीं से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब सोचो, ये सडन सक्सेस कहाँ से आई? एक देश जो इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, कैसे उसने अपनी आइडेंटिटी को इतनी तेजी से बदला? इसका जवाब है तीन पावरफुल चीज़ों का मिलना। फर्स्ट, डेमोग्राफिक एडवांटेज, हमारी यूथ पॉपुलेशन। सेकेंड, रैपिड टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन, स्मार्टफोन्स और चीप डेटा ने सबको एम्पावर किया है। थर्ड, प्रोग्रेसिव पॉलिसी रिफॉर्म्स, जैसे स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया। ये तीनों मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गए हैं इनोवेशन के। और रिजल्ट, सन 2016 से सन 2024 के बीच में सिर्फ DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स ने 1.6 मिलियन जॉब्स क्रिएट की। और ये सिर्फ डायरेक्ट जॉब्स थी। सोचो, कितनी सारी इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुई होंगी जब मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और IT वाले ग्रो हुए होंगे। यानी हर स्टार्टअप के साथ एक मिनी इकोनॉमी खड़ा हो जाता है। यही होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। पर ये कहानी सिर्फ GDP या एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, ये एक कल्चरल शिफ्ट है जहाँ डिपेंडेंसी से सेल्फ रिलायंस तक का ट्रांजिशन हो रहा है। पहले हम दुनिया को चीप लेबर देते थे, आज उन्हें इनोवेशंस दे रहा है। और ये परसेप्शन चेंज ही है जो भारत को ग्लोबल लेवल पे एक नई पहचान दे रहा है। इमेजिन करो, कैसे हमारी जनरेशन के लिए करियर का मतलब सिर्फ जॉब करना नहीं, बल्कि अपना स्टार्टअप खोलना भी है। और ये शिफ्ट सिंपल नहीं था, ये एक पूरे माइंडसेट को चैलेंज करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, या फिर ट्रेडिशनल जॉब्स अभी भी रिलेवेंट है? क्या रिस्क लेना और अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना सबके बस की बात है? ये डिलेमा हर किसी यंग प्रोफेशनल्स के मन में आता है। मुझे जॉब करनी चाहिए या फिर स्टार्टअप? और इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ये वीडियो बनी है। इस वीडियो में हम हू पे डिटेल में बात करेंगे। कौन लोग हैं जो इस रिवॉल्यूशन को चला रहे हैं, कौन से कल्चरल फैक्टर्स इनको शेप कर रहे हैं, और किन बायसेस और अजम्पशंस के बेसिस पे करियर चॉइसेस हो रही हैं। हम ये भी देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी कन्वेंशनल जॉब्स देती थी, उनका कंपैरिजन एंटरप्रेन्योरशिप की एक्साइटमेंट और रिस्क से कैसे होता है। क्योंकि सच ये है, सोसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस फैल रहे हैं। स्टार्टअप करोगे तो बिलियनर बन जाओगे, या जॉब करोगे तो लाइफ सेट है। दोनों नैरेटिव्स आधे सच हैं, आधे इल्यूजन। और जब तक हम इन इल्यूजन्स को डाइसेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ना इंडिविजुअल्स को क्लैरिटी मिलेगी, ना ही पॉलिसी मेकर्स को। सोचो ज़रा, अगर आपको सच में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है, अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन तय करना है, तो आपको ग्राउंड रियलिटी समझनी ही पड़ेगी। और ये वीडियो वही रियलिटी लाया है, डेटा ड्रिवन, एक्सपीरियंस बैक्ड और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव्स के साथ।
क्योंकि आज का इंडिया एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। एक तरफ ट्रेडिशनल करियर्स की फेमिलियरिटी और दूसरी तरफ एंटरप्रेन्योरशिप का एल्योर। ये वीडियो एक टॉर्च बनेगी जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए और क्यों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की, जहां हम भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप का हर एक पहलू एक्सप्लोर करेंगे, उसके लर्निंग्स, उसके इम्पैक्ट्स और उसकी कहानियाँ। भारत जो एक जॉब सीकर माना जाता था, वो कैसे जॉब प्रोवाइडर बन रहा है। ये कहानी सिर्फ फिगर्स की नहीं है, ये एक नई पहचान की कहानी है। आप सोचिए, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम यूजुअली क्या देखते हैं? यूनिकॉर्न वैल्यूएशन, न्यूज़ हेडलाइंस, बिलियनियर्स लिस्ट। पर आपने कभी सोचा है इस स्टार्टअप रिवॉल्यूशन के पीछे की असली ताकत कहाँ से आती है? वो विज़न, वो रेजिलियंस और वो इंस्टीट्यूशंस जो इस स्टार्टअप इकोसिस्टम की नींव रखते हैं। आज की कहानी इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स की कहानी है और उन इंस्टीट्यूशंस की जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये कहानी सिर्फ नंबर्स या फिगर्स की नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और पूरे देश की सोच बदल दी। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो आज के इंडिया के एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो आज के इंडिया के एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं। सचिन बंसल और बिनी बंसल, दो दोस्तों ने सोचा क्यों ना इंडिया की शॉपिंग को ऑनलाइन ले जाया जाए। सचिन और बिनी दोनों अमेजोन में काम कर रहे थे। आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट्स एक सिंपल आइडिया लेके आए, एक ऑनलाइन बुक स्टोर। पर क्या सिर्फ वो बुक स्टोर तक सीमित रहे? बिल्कुल नहीं। कैश ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में फ्लिपकार्ट ने ही पॉपुलर बनाया। सोचिए, आज हम जो घर बैठे डिलीवरी का इंतज़ार करते हैं, उसका सीड भी इन्होंने बोया। और दोस्तों, सक्सेस की कहानी कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। फ्लिपकार्ट ने भी ऑपरेशनल लॉसेस, लीडरशिप चर्न और कंट्रोवर्सीज भी देखी। और जब वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में एक्वायर किया, तो सचिन बंसल को अपना 5.5% स्टेक बेचना पड़ा $1 बिलियन के लिए। पर असली सक्सेस सचिन बंसल ने वो पैसा और अपनी सीख नए वेंचर्स में लगाई, फिनटेक, मोबिलिटी और माइक्रो फाइनेंस तक में। एक साइकिल बन गया था। फाउंडर्स सक्सेस से कैपिटल बनाते हैं और नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। आप बताओ, क्या ये सिर्फ एक एग्जिट था या फिर एक नए इंडिया की शुरुआत? बाइजू रविंद्रन, अब एक और कहानी, एक सर्विस इंजीनियर से एक एडटेक जायंट का फाउंडर। बाइजू रविंद्रन ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग से शुरुआत की और फिर बनाया बाइजूस, जिसे हर बच्चे ने लॉकडाउन के टाइम पर डाउनलोड किया। और फिर वैल्यूएशन पहुंच गई $22 बिलियन। पर जब तक सब कुछ परफेक्ट लगता है, तभी चैलेंजेस आ जाते हैं। डेट क्राइसिस, ले ऑफ, लॉ सूट्स, गवर्नेंस इश्यूज ने बाइजूस को हिला दिया। एक यूनिकॉर्न जो पोस्टर बॉय था, वो एक कॉशनरी टेल बन गया। सोचिए, क्या सिर्फ एग्रेसिव ग्रोथ और एक्विजिशन ही सक्सेस का फॉर्मूला है, या फिर एथिकल और सस्टेनेबल ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है? किरण मजूमदार 100, एक वुमेन, एक गैराज और ₹10,000 से स्टार्ट की गई हुई एक बायोटेक कंपनी, बायोकॉन। किरण ने जब स्टार्ट किया, लोगों ने कहा बायोटेक इंडिया में, और वो भी एक औरत। पर इन्होंने हार नहीं मानी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनाया, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेसेस बनाए जो आज भी ग्लोबल लेवल पे बायोकॉन की आइडेंटिटी है। अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर ऑल। और देखिए, इंडिया का सबसे पहला बायोटेक आईपीओ बन गया। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, एक विजन की है, कंपैशनेट कैपिटलिज्म। फाल्गुनी नायर, 50 की एज में फाल्गुनी ने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। जब लोग रिटायर होने की सोच रहे होते हैं, इन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरियल सपना स्टार्ट किया। नायका ब्यूटी ई कॉमर्स को लेजेंड बनाया, ओमनी चैनल मॉडल लाया और एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जो हर एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। ये प्रूफ है कि एज इज जस्ट अ नंबर, और एक्सपीरियंस, प्लानिंग और मैच्योरिटी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। विजय शेखर शर्मा, एक लड़का जो इंग्लिश से स्ट्रगल करता था, अलग अलग जॉब्स करता था कर्जा चुकाने के लिए, आज एक फिनटेक जाइंट का फाउंडर है। डिमोनेटाइजेशन ने पेटीएम को हर घर तक पहुंचा दिया, लेकिन रेगुलेटरी चैलेंजेस ने एक और लेसन दिया, इनोवेशन के साथ कॉम्प्लायंस भी उतनी ही जरूरी है। रितेश अग्रवाल, इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर। रितेश की जर्नी सिंपल नहीं थी।
होमलेसनेस, रेंज में सरवाइव करना और फिर एक ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी चेन खड़ी करना। और रितेश हमेशा कहते हैं जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन से। सोचिए दोस्तों, इन कहानियों में कॉमन क्या है? रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और विजन। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जो पूरे सिस्टम को फ्यूल करते हैं। फैमिली, सपोर्ट सिस्टम और कभी कभी प्रेशर सिस्टम। जहां एक तरफ फैमिली सेफ जॉब्स के लिए पुश करती है, वहीं फैमिली बिजनेसेस एक सॉलिड फाउंडेशन देते हैं रिस्क लेने के लिए। एंजल इन्वेस्टर्स एंड वीसी फर्म्स, सिकोया कैपिटल, ब्लूम वेंचर्स और एंटरप्रेन्योर्स जैसे कुणाल बहल, कुणाल शाह, ये सिर्फ पैसा नहीं देते, एक रोड मैप और नेटवर्क्स भी देते हैं। और ये जो पैसा और गाइडेंस मिलता है, वो नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक रॉकेट की फ्यूल जैसा बन जाता है। गवर्नमेंट, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, जहां एंटरप्रेन्योर्स को टैक्स बेनिफिट्स, फंडिंग और रिस्पेक्ट भी मिलती है। लार्ज कॉरपोरेट्स, रिलायंस का जियो जेन नेक्स्ट और टीसीएस का कॉइन एक्सीलेटर, ये कॉरपोरेट्स स्टार्टअप्स को सिर्फ कॉम्पिटिटर्स नहीं देखते, अब ये उन्हें कोलैबोरेटर्स और पार्टनर्स के रूप में देख रहे हैं। इनक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर्स, टी हब हैदराबाद हो या CII, ये हब्स एक स्टार्टअप को आइडिया से स्केल तक लेके जाते हैं। कल्चरल अंडरकरेंट्स, सोसाइटी की सोच जो बदल रही है। एक ज़माना था बेटा पढ़ लो नौकरी लग जाएगी, यही अल्टीमेट एडवाइस होती थी। सरकारी जॉब्स की इज्जत और स्टेबिलिटी ही सब कुछ थी। आज के यूथ को जॉब सिक्योरिटी से ज़्यादा पर्पस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और ये चेंज सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं है, हर कोने में लोग अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। पर हाँ, ये जर्नी इजी नहीं है। फियर ऑफ फेलियर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, फंडिंग की कमी, स्किल गैप्स, ये सब हर्डल्स हैं। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट, ओयो, नाइका जैसे स्टार्टअप्स बन सकते हैं, तो आपका आइडिया अगला यूनिकॉर्न क्यों नहीं हो सकता? तो अगले चैप्टर्स में हम ये देखेंगे कैसे इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अगले 10 साल की कहानी लिखेंगे। क्योंकि ये कहानी सिर्फ फाउंडर्स की नहीं, ये आपकी, मेरी और हमारे देश की कहानी है। हम सबकी ज़िंदगी में एक मोमेंट आता है जब हम अपने आप से पूछते हैं मुझे जॉब करनी चाहिए या फिर अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। और ये डिसीज़न सिंपल नहीं है, और ऑनेस्टली इसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं, पूरी एक फिलॉसफी छुपी हुई है। आज मैं लेके चलूँगा आपको एक ऐसी जर्नी में जहाँ हम उन लोगों से मिलेंगे जो ये सवाल रोज पूछते हैं, और जानेंगे द ट्रूथ्स बिहाइंड द ग्लैमर। सबसे पहले डेफिनेशन पे क्लैरिटी ज़रूरी है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट जैसे हमारे पेरेंट्स समझते हैं, एक स्टेबल नौकरी, एक फिक्स्ड सैलरी, बेनिफिट्स और एक प्रिडिक्टेबल लाइफ। सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ और शाम को घर वापस आ जाओ। और दोस्तों, सिर्फ MNCs या सरकारी जॉब्स ही ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये एक डुअल इकोनॉमी का भी हिस्सा है, जहाँ एक तरफ फॉर्मल सेक्टर है और दूसरी तरफ छोटी दुकान, फैमिली फर्म्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो बस अपना गुजारा करते हैं। सोचिए, एक तरफ TCS, SBI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, दूसरी तरफ शर्मा जी की दुकान जो पूरी फैमिली को चलाती है। यही है इंडिया की डुअलिटी, एक ही शब्द एम्प्लॉयमेंट की दो अलग अलग रियलिटीज़। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, ये सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। रिस्क लेना, इनोवेशन लाना और अपनी ज़िंदगी का ड्राइवर बनना। पर क्या हर एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक पे पिच कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा हिस्सा नेसेसिटी ड्रिवन है, यानी सरवाइव करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करना। जैसे एक चाय वाला जो अपनी दुकान चलाता है, या एक टेलर जो घर से कपड़े सिलता है। ये दोनों भी एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। उन्होंने डिसाइड किया अपना खुद का बॉस बनने का, चाहे मजबूरी थी या फिर सपना। तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को ग्लैमरस कहते हैं, हम असल में उसकी आधी कहानी देख रहे होते हैं। आधी कहानी सर्वाइवल की है। अब एक और बड़ा मिथ देखते हैं, बेटा सरकारी नौकरी कर लो लाइफ सिक्योर हो जाएगी। पर सच क्या है? डेटा कहता है 47% ऑफ इंडियंस को लगता है हमारी जॉब सिक्योर नहीं है। और जेनजीज जैसे आप और हम में से आधे लोग इनसिक्योर फील करते हैं। और सोचिए, एक ज़माना था जब लोग एक जॉब मिलने पे शादी फिक्स कर देते थे।
आज जॉब मिलने के बाद भी डर रहता है कब कंपनी ले ऑफ कर दे, कब एआई आके हमारा काम छीन ले। और जिन लोगों को लगता है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में रिस्क है, तो सॉरी टू बस्ट द बबल, आज इवन पब्लिक सेक्टर भी उतने प्रिडिक्टिव नहीं रहे जितने हमारे पेरेंट्स के टाइम पर थे। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क ऑब्वियस होता है, पैसे आप लगाते हो, डिसीजंस आपके, फेलियर आपका। पर एक ट्विस्ट है, कई लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का रिस्क कम लगता है क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शंस नहीं होते। जैसे सोचिए, एक गांव का लड़का जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और नौकरी भी नहीं मिली, तो वो एक छोटी सी वेल्डिंग की दुकान खोल लेता है। क्या ये उसका सपना था? शायद नहीं, पर ज़रूरत थी। यानी रिस्क का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग चूज करते हैं और किसी की मजबूरी होती है। और ये समझना ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप में रिवॉर्ड अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन फेलियर भी इक्वली बड़ा हो सकता है। ये दोनों ही एक्सट्रीम्स एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। अब एक और बड़ा ट्रेड ऑफ देखते हैं, फ्रीडम वर्सेस स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में एक कंफर्ट होता है, फिक्स टाइमिंग, फिक्स डिलीवरेबल्स और बॉस के क्लियर इंस्ट्रक्शंस। 9 बजे ऑफिस पहुंचो और 6 बजे घर वापस आ जाओ। अगर आपको ये क्लियर बाउंड्रीज पसंद है तो जॉब आपके लिए ब्लेसिंग हो सकती है। अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हो और नए आइडियाज से भरे हो, तो यही सेम स्ट्रक्चर आपको एक जेल लग सकता है। यही रीज़न है बहुत सारे प्रोफेशनल्स, स्पेशली मिलेनियल्स और जेनजीज, अपनी जॉब छोड़ के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी डायरेक्शन खुद सेट करनी है। एंटरप्रेन्योरशिप में एटोनॉमी तो मिलती ही है, पर साथ में टोटल अकाउंटेबिलिटी भी मिलती है। यहाँ आप खुद डिसाइड करते हो कब काम करना है, कैसे काम करना है। लेकिन कभी कभी संडे भी मंडे जैसे लगते हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ और काम के बीच की बाउंड्री भी ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। और ये फ्रीडम कभी एक बर्डन भी बन सकती है, और इसी को कहते हैं हम ब्लेसिंग और कर्स ऑफ एटोनॉमी। ट्रेडिशनल जॉब्स का एक साइलेंट बेनिफिट है, रिसोर्सेज, एचआर पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव्स, ग्रेचुइटी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब आपको मिलता है। और एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट भी मिलता है कि कोई है जो मेरी ग्रोथ का ध्यान रखेगा। एंटरप्रेन्योर्स के पास ये सेफ्टी नेट नहीं होता, उन्हें सब खुद बनाना पड़ता है। नेटवर्किंग, मेंटरशिप, फंडिंग, सब सेल्फ ड्रिवन। और सोचो, जब कैश फ्लो टाइट हो और ईएमआई का प्रेशर हो, तब कितना स्ट्रेस होता होगा। और कई एंटरप्रेन्योर्स इसी स्ट्रेस में बर्न आउट हो जाते हैं। और मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट रियल है। ये जो ग्लैमरस दिखने वाली एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है, वो कभी कभी इमोशनल रोलर कोस्टर भी बन जाती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ फंडिंग ही नहीं, मेंटल हेल्थ और मेंटरशिप सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर खुद ही एक एसेट होता है और उनकी वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ का पाथ डिफाइंड होता है, परफॉर्मेंस रिव्यूज, प्रमोशन और स्किल अपग्रेडेशन। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप आगे बढ़ते ही हो। एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ का कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है। एक आइडिया से स्टार्ट होता है, फिर प्रोटोटाइपिंग, फंडिंग राउंड्स, मार्केट वैलिडेशन, और फिर जाके कभी आईपीओ लॉन्च होता है। पर डेटा बोलता है इंडिया में 90% स्टार्टअप्स 3 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। सिर्फ 10% ही बचते हैं जो 5 साल तक सरवाइव कर पाते हैं। सोचो ये रिस्क कितना रियल है। पर एक और सच है, ये जो 10% स्टार्टअप सरवाइव करते हैं, वही इंडिया का नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। जब मनी व्यू, नेत्राडाइन जैसे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनते हैं, तो वो सिर्फ फाउंडर्स की नहीं, देश की कहानी लिखता है। और इंटरेस्टिंगली कई सक्सेसफुल फाउंडर्स 40s या 50s में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जैसे फाल्गुनी नायर 49 में नायका स्टार्ट किया, और कामेश गोयल ने 50s में डिजिट बनाया। एज इज जस्ट अ नंबर, एक्सपीरियंस और नेटवर्क कभी कभी यूथ से बड़ा एडवांटेज होता है। मिथ फर्स्ट, सरकारी जॉब मतलब लाइफ सिक्योर। पर सच ये है कि आज की इकोनॉमी में कोई भी जॉब 100% सिक्योर नहीं है। मिथ सेकेंड, एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में नया नया है। पर सच ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कल्चर इंडिया में इंडिपेंडेंस या उससे भी पहले से है। मिथ थर्ड, स्टार्टअप सिर्फ यंग लोगों का गेम है। पर सच ये है कि एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी आपको एक अनफेयर एडवांटेज देता है। मिथ फोर्थ,
स्टार्टअप करोगे तो जल्दी अमीर बन जाओगे, पर सच ये है कि सक्सेस टेक्स ईयर्स और 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे ट्रेडिशनल जॉब चूज करो या एंटरप्रेन्योरशिप, हर रास्ते की अपनी कॉस्ट और अपनी एक ब्यूटी होती है। तो समझना ये ज़रूरी है कि आपका डिसीजन आपके पर्पस, प्रायोरिटीज और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि इंडिया में आज अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है और हर अपॉर्चुनिटी अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। आप सोचिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो सपना था एक ऐसे देश का जो अपनी कहानी खुद लिखे। पर रियल ट्रांसफॉर्मेशन वो तब स्टार्ट हुआ जब हमने अपनी सोच बदली। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सिर्फ जीडीपी या इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है। ये कहानी है लोगों की, उनके करियर्स की, उनके सपनों की और उन सभी मुश्किलों की जो हर नए रास्ते को चैलेंज करती है। आज मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसी जर्नी पे जहां हम देखेंगे कैसे इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक आइडेंटिटी को पहले बचाया, फिर बदला और अब नए बेंचमार्क सेट कर रहा है। जरा इमेजिन करो 1991 से पहले का इंडिया, एक ऐसा सिस्टम जहां लाइसेंस राज हर नए बिजनेस आइडिया को ब्यूरोक्रेटिक फाइल्स में दबा देता था, जहां पब्लिक सेक्टर का कंप्लीट डोमिनेंस था। पेट्रोल, एविएशन, स्टील सब सरकारी कंट्रोल में। सरकारी जॉब्स मिलना एक बैज ऑफ ऑनर होता था। फैमिली बिजनेसेस जैसे मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटीज ने ट्रेडिंग और फाइनेंसिंग से अपना एम्पायर खड़ा किया और लोग सोचते थे यही मॉडल आगे भी चलेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि काम तो बढ़ रहा था, लेकिन नौकरियां नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डबल हो चुका था, 5 मिलियन से 10 मिलियन तक। और इनफॉर्मल लेबर का दौर चल रहा था, कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। यानी ये सपनों का इंडिया नहीं था, ये सर्वाइवल मोड वाला इंडिया था। और फिर 1991 में जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का गेट खोला, तो वहां से पूरा गेम चेंज हो गया। लाइसेंस राज को हटाया, टैरिफ्स को कम किया, एफडीआई लाए और फिर इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसे जाइंट्स इमर्ज हुए। इस वक्त का ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा था कि सिर्फ 5 साल में ग्रोथ 6.7% पर ईयर पहुंच गई और प्राइवेट सेक्टर्स में नई जॉब्स की लहर आई। पर एक ट्विस्ट भी था, जो इनएफिशिएंट पीएसयू थे उनमें ले ऑफ्स होने लगे और जो लोग उनमें काम करते थे उनका स्किल मिसमैच होने लग गया। यानी जॉबलेस ग्रोथ का पैराडॉक्स स्टार्ट हो गया। आउटपुट तो बढ़ रहा था, लेकिन हर किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी। यही होती है इकोनॉमिक एवोल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी। 2000s की शुरुआत हुई एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के साथ। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे आईटी सर्विसेज ने भारत को ग्लोबल आउटसोर्सिंग का सुपरस्टार बना दिया। आप सोचिए सन 2006 तक ये सेक्टर 40% जीडीपी और 30% एक्सपोर्ट अर्निंग जनरेट कर रहा था और 25% वर्कफोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही काम कर रही थी। और ये पैसा और टैलेंट यही फाउंडेशन बना आज के डिजिटल इंडिया की। फिर आई प्योनियर्स की बारी, इंडिया मार्ट, मेक माई ट्रिप, नौकरी.com, जिन्होंने प्रूफ दिया कि इंटरनेट इंडिया में काम करेगा। और सन 2010 के टाइम पर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन इंडिया ने रिटेल को रिडिफाइन किया। पर फ्लिपकार्ट का इंडिया फर्स्ट अप्रोच, यूपीआई, रीजनल लैंग्वेजेस और लोकल मार्केटिंग यही उसका ट्रम्प कार्ड बना। तभी तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज तक भी ई कॉमर्स का मैजिक पहुंच रहा है। और देखो, $30 बिलियन का ऑनलाइन कॉमर्स सन 2024 तक 123 बिलियन तक पहुंच गया था। और अब एस्टिमेट है कि सन 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अफोर्डेबल डेटा ने हर किसी को फोन पे ले आया है। आधार और यूपीआई ने आइडेंटिटी और पेमेंट्स को डेमोक्रेटाइज कर दिया। यानी भारत का डिजिटल स्टैक आज दुनिया का सबसे पावरफुल और इंक्लूसिव मॉडल बन गया है। फिर आया पेंडेमिक का जमाना सन 2020 से और सारे डायनेमिक्स ही बदल गए। इमेजिन करो, एक साल में आईटी सेक्टर में 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने रिजाइन कर दिया। वर्क फ्रॉम होम ने सबको फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट दिया और जेनजीज ने कहा हम अपनी मेंटल हेल्थ और फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और यहीं से स्टार्ट हुआ साइड हसल कल्चर। पुरानी हसल कल्चर सर्वाइवल की थी, 16 घंटे काम करना नॉर्मल था। नई हसल कल्चर हेल्थी हसल्स,
जहां पैशन प्रोजेक्ट और डिजिटल मोनेटाइजेशन ने लोगों को नए काम करने का तरीका सिखाया। आज फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम गिग्स और क्रिएटर इकोनॉमी सब बूमिंग है। पर एक इम्पॉर्टेंट बात, ये फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभी इनसिक्योरिटी भी ला सकती है, और इसी बैलेंसिंग एक्ट को समझना ज़रूरी है। 2021 में स्टार्टअप फंडिंग $38 बिलियन तक पीक पर पहुंची, और फिर 2022 और 2023 में ये गिर के $11 बिलियन हो गई। फंडिंग विंटर का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है और वो स्टार्टअप्स में पैसा लगाना कम कर देते हैं। उनका कहना होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ और बर्न रेट कम करो और अपनी वैल्यूएशंस रियलिस्टिक रखो। कई स्टार्टअप्स ने लेऑफ्स किए, कॉस्ट कटिंग की, पर एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई। सीड फंडिंग डील्स बढ़ी, और एआई, एंटरप्राइज सैस जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। यानी ये स्लो डाउन एक मैच्योरिटी फेज भी था। सबसे एक्साइटिंग ट्रेंड, स्टार्टअप्स टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोयम्बतूर, सूरत, इंदौर, इनमें से 45% नए डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स आ रहे हैं। क्यों? लोअर कॉस्ट, फास्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन जैसे 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ टीयर 3 सिटीज में, और लोकल प्रॉब्लम्स का लोकल सॉल्यूशन। डील शेयर, सिटी मॉल, ये स्टार्टअप्स प्रूफ है कि रियल भारत में पोटेंशियल अनलिमिटेड है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूसिव ग्रोथ का सिग्नल है। पेंडेमिक के बाद दुनिया में एआई, मशीन लर्निंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, और इसी एआई का डर भी है। 10 से 20% एंट्री लेवल जॉब्स खत्म हो सकती हैं, और गिग इकोनॉमी भी बढ़ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, पर स्टेबिलिटी और बेनिफिट्स कम हो रहे हैं। यानी इनोवेशन और इनसिक्योरिटी एक साथ आ रहे हैं। आप सोचिए कैसे बैलेंस करें प्रोग्रेस और ह्यूमन वेलबींग को, यही अगला बड़ा सवाल है। तो आज का भारत आपको दो ऑप्शंस देता है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट जिसमें स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ और बेनिफिट्स मिलते हैं, पर सर्टेनिटी कम होती जा रही है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें ऑटोनॉमी और हाई रिवॉर्ड्स तो मिलते हैं, पर रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सही या गलत कोई ऑप्शन नहीं है, बस क्लैरिटी ज़रूरी है। आप अपने रिस्क एपिटाइट, प्रायोरिटीज़ और स्किल्स के साथ डिसाइड करो। और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मैसेज, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पे फोकस मत करो। पॉलिसीज ऐसी बनाओ जिसमें हर यूथ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और लोगों का वेलबींग सेंटर में रखा जाए, क्योंकि असली प्रोग्रेस तभी होगी जब हर इंसान उस ग्रोथ का हिस्सा बनेगा।